नमस्कार मित्रों, गुलचक्र के YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। मेरे प्यारे बाबू, इंडियन पॉलिटी का क्लास रेगुलर चल रहा है। जा करके प्लेलिस्ट में क्लास पड़ा हुआ है, उसको देखने के बाद ही ये क्लास आप देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसलिए पिछले क्लास में संघ एवं राज्य क्षेत्र का टॉपिक 2 क्लास हमने आपको डिलीवर कर दिया है। दोनों क्लास देखेंगे तो आपको क्रोनोलॉजी मिलेगी, आपको क्रमबद्धता मिलेगी, आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, देन ये क्लास आपको ज्यादा समझ में आएगा। खैर, दोनों क्लास में पहला वाला तो क्लास केवल अनुच्छेद 1 के ऊपर था। आप जानते हैं कि संघ एवं राज्य क्षेत्र संविधान की भाग 1 और अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक पूरा आपको प्रावधान इसमें पढ़ना है। खैर, अनुच्छेद 1 में हमने बताया कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का क्या होगा? एक संघ होगा। तो इंडिया नाम क्यों जोड़ा गया, भारत नाम क्यों जोड़ा गया, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, और ये जो राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है, ये क्या होता है। अमेरिका में संघ के लिए फेडरल शब्द का प्रयोग किया गया है। यूनियन और फेडरल के बीच डिफरेंसेस क्या होता है, सब कुछ पूरा डिटेल से चला हुआ है। दूसरा वाला क्लास अनुच्छेद 2 और 3 पर आधारित था। अनुच्छेद 2 में कहा गया कि बाहर से अगर कोई क्षेत्र भारत में प्रवेश किया जाता है, भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के संघ में, वो अनुच्छेद 2 का पार्ट होगा। फिर उसके बाद हमने अनुच्छेद 3 में बताया कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भीतर अगर नए राज्यों का निर्माण किया जा रहा है, सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन, क्षेत्र का बढ़ाया घटाया जाना, वो अनुच्छेद 3 का पार्ट होगा। इसकी प्रक्रिया कैसे होगी? तो साधारण बहुमत के माध्यम से सारा कुछ जो है ड्राफ्टिंग करके आपको दिखाया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जा करके उस वीडियो को देखें, देन ये देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो हमने आपसे बताया था कि हम अगर कोई क्षेत्र मान लेते हैं कि अपने यहां अपने राज्य क्षेत्र के भीतर किसी जो है राज्य का निर्माण कर रहे हैं, नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन वगैरह वगैरह, तो संविधान संशोधन उसको अनुच्छेद 368 के तहत नहीं समझा जाएगा, ये हमने बताया है। इसके अलावा जब हम कोई क्षेत्र ले भी रहे हैं बाहर से, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत भारत के संघ में अगर बाहर से कोई क्षेत्र मिला रहे हैं भारत में, जैसे मान लेते हैं नेपाल को मिलाएं, जैसे मान लेते हैं कि हमने क्या किया कि भूटान को मिला लिया, बलूचिस्तान वाले क्षेत्र को मिला लिया, तो इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि क्या भारत का कोई क्षेत्र किसी विदेशी सत्ता को हस्तांतरित करना हो या देना हो, तो क्या हमको संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी? तो आपका आंसर होगा कि बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। आज उन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे और थोड़ा सा हम जो है राज्यों के एकीकरण या रियासतों के एकीकरण की तरफ बात करेंगे, है ना। उसमें जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, जितने भी रियासतें हैं उनके एकीकरण की बात करेंगे। तो आते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो एक पहले तो एक प्रश्न कर लीजिए। वो प्रश्न क्या होगा कि एक प्रश्न कर लीजिए अपने से। वो प्रश्न है कि क्या क्या भारत सरकार, या ब्रैकेट में संसद लिख लीजिएगा, क्या भारत सरकार भारत के राज्य क्षेत्र भारत के राज्य क्षेत्र का कोई हिस्सा, कोई हिस्सा किसी विदेशी देश को सौंप सकती है? ये पहला वाला क्वेश्चन। ये क्या हुआ? ये पहला क्वेश्चन है कि क्या भारत का कोई क्षेत्र, जैसे मान लेते हैं कि मेघालय का क्षेत्र, क्या ये बांग्लादेश को सौंपा जा सकता है? या फिर हम कहें कि जम्मू कश्मीर का क्षेत्र क्या पाकिस्तान को सौंपा जा सकता है? तो ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूं अभी। दूसरा वाला क्वेश्चन हो तो दूसरा वाला क्वेश्चन आपका है कि क्या अगर भारत सरकार किसी क्षेत्र को किसी विदेशी सत्ता को सौंपती है तो क्या उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत है? तो यहां पर लिखिएगा दूसरा क्वेश्चन, क्या विदेशी देश को कोई क्षेत्र सौंपा जाए तो उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी? लिखना जरा, उसके लिए
संविधान संशोधन की आवश्यकता है। ये दो क्वेश्चन आपने किया, ठीक है ना, दो क्वेश्चन आपने किया। अब एक काम करना जरा, पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या भारत सरकार भारत के राज्य क्षेत्र का कोई हिस्सा किसी विदेशी देश को सौंप सकती है? तो यहां पर जवाब है, उत्तर है, आंसर है, हां सौंप सकती है, ठीक है ना। क्या कर सकती है? सौंप सकती है। और दूसरा कि क्या विदेशी देश को कोई क्षेत्र सौंपा जाए तो उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी? तो बिल्कुल संविधान संशोधन की जरूरत होगी, इसका भी आंसर है हां। मतलब कि बाहर से कोई क्षेत्र जब हम अपने भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के संघ में प्रवेश दे रहे थे तो उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होती है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। लेकिन अगर हम अपना क्षेत्र कोई किसी देश को दें तो उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत होती है। तो एक काम करना जरा, एक भूमिका के रूप में आप दूसरे पेज पर लिखना कि भारत यहां पर लिखिए, भारत एक संप्रभु संप्रभु राष्ट्र है। भारत सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा भारत के राज्य क्षेत्र में किसी बाहरी क्षेत्र का प्रवेश विजय, लीज, संधि, उपहार के माध्यम से, बाहरी क्षेत्र का प्रवेश विजय, लीज, संधि, उपहार के माध्यम से कर सकती है, कर सकती है। यहां पर देखिए, यहां पर भारत, चूंकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और भारत को अगर कोई बाहरी क्षेत्र भारत में मिलाना होगा तो कई मेथड से मिलाती है भारत सरकार। एक तो जो है विजय के माध्यम से, दूसरा मतलब कि कोई क्षेत्र वह जीत लेगी, या तो लीज पर ले लेगी, या तो संधि पर ले लेगी, या तो उपहार के तौर पर ले लेगी। किस तौर पर बाबू? या तो उपहार के तौर पर ले लेगी, ठीक है ना। तो इतने कुछ माध्यम हैं, इनके माध्यम से जो है क्या कर सकती है? प्रवेश कर सकती है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर प्रवेश कर सकती है। लेकिन 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 भारत के राज्य क्षेत्र का कोई हिस्सा यदि यदि विदेशी देश को सौंपना है, विदेशी देश को सौंपना है तो तो उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप एक भूमिका के रूप में लिख लीजिएगा। अब थोड़ा सा एक चीज हम ये समझते हैं कि क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिसके माध्यम से ये पता चलता हो कि हां भारत ने किसी क्षेत्र को विदेशी देश को सौंपा है? क्या कोई संविधान संशोधन हुआ है या कोई एग्जाम्पल है? तो बिल्कुल, एक काम करना जरा, दो क्षेत्र है, एक तो यहां पर लिख लीजिए संविधान संशोधन, या तो ऐसे लिख लीजिए विदेशी विदेशी
देश को सौंपा गया क्षेत्र, और फिर इसके लिए अगर भारत के द्वारा विदेशी देश को कोई क्षेत्र सौंपा जाएगा तो उसके लिए क्या जरूरी है बाबू? तो आपने पता है कि उसके लिए जरूरी है संविधान संशोधन जरूरी है, ठीक है ना। और इस संविधान संशोधन 2 बार किया गया, मतलब कि 2 बार विदेशी देशों को सौंपा गया है भारत का क्षेत्र। एक तो 9वां संविधान संशोधन, एक कौन सा? तो आपको बताना है कि 9वां संविधान संशोधन, एक क्वेश्चन पूछा गया है, अधिनियम 1960। और एक, अब यहां पर क्या हुआ कि 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 करके बेरूबाड़ी का क्षेत्र था, कौन सा? बेरूबाड़ी का क्षेत्र, इसको पाकिस्तान को सौंप दिया गया। किसको सौंप दिया गया? पाकिस्तान को। तो जब भारत का जो बेरूबाड़ी का क्षेत्र है वो पाकिस्तान को सौंपा जाएगा तो उसके लिए संविधान संशोधन की क्या जरूरत पड़ेगी ना? तो जरूरत पड़ी तो उसके लिए संविधान संशोधन किया गया। तो यहां लिखना जरा, बेरूबाड़ी का क्षेत्र, बेरूबाड़ी का क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया। क्या इतनी बातें क्लियर? चूंकि हम क्षेत्र यहां पर पाकिस्तान को दे रहे हैं, किसी विदेशी देश को दे रहे हैं, उसके लिए हमको क्या जरूरत पड़ रही है? संविधान संशोधन की जरूरत पड़ रही है। इतनी बातें क्लियर? अब एक चीज समझना जरा, इसके बाद बांग्लादेश को 2015 में हमने 10,500 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र दे दिया, और जब हम कोई भी क्षेत्र देंगे तो उसके लिए हमको संविधान संशोधन की क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर लिखना जरा, 100वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। अब इस 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के माध्यम से बांग्लादेश को, किसको बाबू? तो आपने बताना है कि बांग्लादेश को कितना क्षेत्र? 10,500 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र सौंप दिया गया, है ना। और ये जो क्षेत्र सौंपा गया था बांग्लादेश को, ये असम से थोड़ा सा क्षेत्र लिया गया था, मेघालय से लिया गया था, त्रिपुरा से लिया गया था, ठीक ना, और पश्चिम बंगाल से लिया गया था। कहां से? पश्चिम बंगाल से लिया। यहां से 10,500 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र किसको दे दिया गया? बांग्लादेश को दे दिया गया। तो मास्टर ने आपको यही बताया कि जब हम किसी बाहरी क्षेत्र को भारत के राज्य क्षेत्र में मिलाते हैं तो संविधान संशोधन नहीं करना पड़ता है इस प्रकार का, लेकिन जब हम अपने क्षेत्र को किसी विदेशी सत्ता को सौंपते हैं तो उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत, आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। तो ये जो है क्वेश्चन आपका पूछा गया है 100वां से भी संबंधित और 9वां से भी संबंधित, दोनों लिखिएगा, ठीक है ना। इतनी बातें हुई। अब एक काम करना जरा, अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा किसी नए पॉइंट पर, और नए पेज से एक हेडिंग डालिएगा। हेडिंग डालिएगा कि राज्यों का आजादी के पश्चात या स्वतंत्रता के पश्चात राज्यों का जो है या देशी रियासतों का एकीकरण, है ना, या फिर भारत का एकीकरण, ऐसे हेडिंग डालिएगा। लिखिए जरा, स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं राज्यों का पुनर्गठन, ये पूरी आप हेडिंग डाल लीजिएगा, ठीक है ना, ये आप हेडिंग डाल लीजिएगा। अब एक चीज आप समझें जरा, जैसा आज का भारत है ना, तब वैसा भारत आजादी के पश्चात नहीं था। जब देश को आजादी प्राप्त हुई है 15 अगस्त 1947 के दौर में, आज कितना भारत, जैसा आज का भारत एकीकृत और व्यवस्थित भारत है, तब का भारत
ना तो एकीकृत था ना तो व्यवस्थित था, तब देशी रियासतों को जो है एक ऑप्शन दिया गया था कि वो किसी भी राष्ट्र में सम्मिलित हो सकते हैं। क्लीमेंट एंटली साहब का घोषणा किया गया और क्लीमेंट एंटली ने घोषणा की कि कोई भी राज्य इस चीज के लिए बाध्य नहीं होगा। ये प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, उनकी घोषणा थी कि कोई भी देशी रियासतों को बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो इसी राष्ट्र में सम्मिलित होंगी, उनके ऊपर छोड़ा गया था। हालांकि इसके पीछे मंशा यह थी कि अगर ये स्वतंत्र रहेंगे तो आगे चल करके हम अपने सामरिक मतलब कि भविष्य में अपने सामरिक हित को स्थापित कर सकते हैं। दूसरा और भी कई डायमेंशन से, जैसे त्रावणकोर में जो है परमाणु खनिज जो है बड़े पैमाने पर थे, तो वहां पर अप्रत्यक्ष वो नियंत्रण चाह रहे थे ब्रिटिशर्स, इसलिए कह रहे थे कि नहीं, देशी रियासत कहीं पर भी शामिल हो सकते हैं, उनको स्वतंत्रता है। मोहम्मद अली जिन्ना, मजे की बात है कि इसका सपोर्ट भी कर रहे थे, है ना। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन बाद में जो है देशी रियासतों का जो है मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार सरदार पटेल संभालते हैं, बीपी मेनन इसके सचिव बनते हैं, और बाद में दो ऑप्शन दिया गया देशी रियासतों को कि आप अपने प्रतिरक्षा, विदेश मामला और संचार और मुद्रा मामलों को भारत की यूनियन को सौंप दीजिए। और दूसरा जो है शर्त निर्धारित किया गया कि जितनी भी देशी रियासतें हैं वो 15 अगस्त 1947 से पहले पहले भारत में अपना विलय कर लें, वरना ये जो जनता के द्वारा आंदोलन होगा उस पर भारत सरकार का रुख बहुत टफ होगा। तो सारी देशी रियासतों ने भारत में अपना विलय कर लिया, लेकिन 3 देशी रियासतों ने अपना विलय नहीं किया, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। तो उसी देशी रियासतों को लेकर के थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, तो यहां पर थोड़ा सा लिखना जरा एक भूमिका के तौर पर। स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात पश्चात भारत का भूभाग या भारत का स्वरूप आज के भारत की भांति, आज के भारत की भांति ना तो एकीकृत था, ना ही व्यवस्थित था, ना ही व्यवस्थित था। ठीक है ना। अब यहां पे लिखना जरा, देशी रियासतों के या फिर भारत के एकीकरण के लिए निम्न स्तरों पर गंभीर प्रयास किए गए। निम्न स्तरों पर क्या? गंभीर प्रयास किए गए। अब इसमें जो गंभीर प्रयास किया जा रहा है, एक मिनट, इसमें जो गंभीर प्रयास किया जा रहा है, एक गंभीर प्रयास अगर आप देखेंगे तो कई स्तरों पर आपको दिखाई पड़ेगा। पहला जो इसका स्तर है वो है देशी रियासतों का विलय। क्या बाबू? देशी रियासतों का विलय। तो आप एकदम क्रमबद्धता तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। पहला है देशी रियासतों का विलय। दूसरा यूरोपीय उपनिवेश या यूरोपीय उपनिवेशों, जिसमें आप जानते हैं कि पुर्तगाल और फ्रांसीसी ये भारत से तो चले जाते हैं, लेकिन फिर भी भारत के गोवा, पुदुचेरी, दादरा नागर हवेली, दमन दीव जैसे क्षेत्रों पर ये अभी भी आजादी के बाद भी अधिकार रखते हैं। तो इन क्षेत्रों को भी मिलाया जाना था। तो देशी रियासतों का विलय, यूरोपीय उपनिवेशों का जो है विलय,
का विलय, फिर इसके बाद कुछ अन्य क्षेत्रों का विलय, यहां पर लिखिए जरा, कुछ अन्य क्षेत्रों का विलय, कुछ अन्य क्षेत्रों का विलय। फिर एक चौथा लिखिएगा आप, चौथा वाला कि तार्किक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। क्या? तार्किक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। पूरा सेगमेंट हम लोग एक एक टॉपिक, एक एक क्रमबद्धता तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना। लिखिए जरा, तार्किक आधार पर, तार्किक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। तो ए आपका जो है पहला वाला है, दूसरा वाला टॉपिक ए है, तीसरा टॉपिक ए है और चौथा टॉपिक ए है। ये चारों टॉपिक अब आपको पूरा डिटेल से पढ़ना है। तो एक हेडिंग डालिएगा, देशी रियासतों का विलय, ठीक है ना। तो ताकि आप एकदम सिस्टमैटिक तरीके से रहें, तो यहां पर डालिएगा हेडिंग बाबू, क्या डालिएगा हेडिंग? देशी रियासतों का विलय। पहला, देशी रियासतों का विलय। इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, ये आप इंग्लिश चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज समझिएगा जरा, देशी रियासतों का विलय 15 अगस्त 1947 का दौर है। और 15 अगस्त 1947 के दौर में अगर आप देखेंगे ना, तो उतने समय भारत के कुल भूभाग का 40% देशी रियासतों का भूभाग दिखाई पड़ता है। मतलब कि ये जो अपना प्यारा सा भारत है ना, इस प्यारे से भारत के भीतर 40% आपको दिखाई क्या पड़ेगा? देशी रियासतों का क्षेत्र दिखाई पड़ेगा। रियासतों का क्षेत्र, भाई एक ह्यूज क्षेत्र था 40%। अब इस 40% देशी रियासतों को मिलाया जाना भारत में बहुत ज्यादा जरूरी था। और उसके लिए समस्या क्या हुई, समझिएगा जरा। उसके लिए अगर मैं कहूं कि एक क्रोनोलॉजी और कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, और कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है? एक तो जो भूभाग इनका था देशी रियासतों का, वो कुल भारत के क्षेत्र का कितना परसेंट था? 40% था। दूसरा, एक समस्या क्या हुई कि पीएम थे ब्रिटेन के क्लीमेंट एंटली। क्लीमेंट एंटली, इन्होंने घोषणा क्या की? इन्होंने घोषणा की कि देशी रियासतें जो हैं, देशी रियासतें, इनको स्वतंत्र छोड़ा जाए। क्या? स्वतंत्र इनको छोड़ा जाए। मतलब कि किसी भी राष्ट्र में विलय के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और स्वतंत्र छोड़ा जाए। इसकी जो है या इसका सपोर्ट, इसका सपोर्ट एक कौन करता है? मोहम्मद अली जिन्ना भी करते हैं। कौन करते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना। मतलब जिन्ना चाह रहे थे कि ब्रिटिशर्स ये जरूर अधिकार दें या स्वतंत्रता दे देशी रियासतों को, कि ये चाहे जहां अपना विलय कर सकते हैं। अदरवाइज भारत की पावर ज्यादा है, वो जबरदस्ती देशी रियासतों को मिलाने की कोशिश करेंगे। तो जिन्ना सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं। और दूसरी बात, इन देशी रियासतों या ब्रिटेन की एक मंशा थी। इनकी मंशा क्या थी कि भाई जैसे त्रावणकोर में परमाणु खनिज मिला था, परमाणु खनिज। अब परमाणु खनिज ये भविष्य की ऊर्जा या भविष्य की जरूरत है। तो भाई भविष्य को अपने टारगेट करना, अपने भविष्य को लक्षित करना, एक इनकी मंशा ये थी कि इन क्षेत्रों पर जो है ब्रिटेन का नियंत्रण तभी हो सकता है जब त्रावणकोर जैसी देशी रियासतें स्वतंत्र रहें। तभी ब्रिटेन इनसे स्वतंत्रता पूर्वक जो है अपना
संधि समझौता इत्यादि जो है अपना अधिकार इन पर जता सकता है, इनसे बातचीत कर सकता है। और दूसरा कि अगर देसी रियासतें स्वतंत्र रहती हैं या देसी रियासतें अपने ऊपर जो है काम करती हैं या किसी राष्ट्र में नहीं विलय करती हैं, तो जो ब्रिटेन का सामरिक हित है, सामरिक हित, इन सामरिक हितों को साधा जा सकता है भविष्य में। मतलब जैसे जैसे भारत की कंडीशंस क्या है ना, भारत की कंडीशन, भारत की सिचुएशन ये है, और सब आपको किनारे किनारे देसी रियासत ही मिलेंगी, और इधर आपको जो है हिंद महासागर का क्षेत्र, इधर तो मान लीजिए अरब सागर, बंगाल खाड़ी, इधर हिंद महासागर का क्षेत्र। और आप जानते हैं कि 21वीं सदी उसी की होगी जो हिंद महासागर पर कब्जा करेगा। तो ब्रिटेन इस बात को समझ रहा था कि हिंद महासागर का जो क्षेत्र है बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। आज ब्लू इकोनॉमी जो संचालित हो रही है, तेल गैस इत्यादि निर्यात, ट्रांसपोर्ट वगैरह सब कुछ जो है समुद्री क्षेत्रों से हो रहा है। तो ब्रिटेन इस चीज को भली भांति जानता था, और इसीलिए उसने क्या किया कि देशी रियासतों को स्वतंत्र होने की घोषणा की कि चाहे जहां ये अपना विलय कर सकते हैं, इनको आजादी दी गई। और इसका सपोर्ट जो है अली जिन्ना भी कर रहे थे। अब तुरंत हुआ क्या कि जो देशी मंत्रालय है उसके अतिरिक्त कार्यभार को सरदार पटेल जो है जून 1947 में अपने पास रख लेते हैं। तो एक क्रोनोलॉजी के तौर पर आगे बढ़िएगा, ऐसे आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप ध्यान में रखना है कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है ना, क्या क्या चीजें। फिर उसके बाद जो है आप यहां लिखिए देसी रियासती मंत्रालय, रियासती मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार, अतिरिक्त कार्यभार सरदार पटेल ने संभाला। एक आपका नेक्स्ट पॉइंट। और इसके बाद ये जो देसी या रियासती मंत्रालय है, रियासती मंत्रालय या रियासती विभाग, इस रियासती मंत्रालय का जो सचिव बनाया गया वो बीपी मेनन को बनाया गया। कई किरदार हैं, आपको नाम याद रखना है, ठीक है ना। रियासती मंत्रालय का सचिव, सचिव किसको बनाया जाता है बाबू, तो आपने बताना है कि जो सेक्रेटरी बनाया जाता है वो बीपी मेनन को बनाया जाता है, वीपी मेनन को। इतनी बातें क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ ना कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत, किसी प्रकार का दुख दर्द। अब एक काम करिए, फिर ऊपर आइए, आप ऐसे बढ़ते रहिए, ऐसे बढ़ते रहिए। फिर एक बार अभी रिवीजन करा देंगे, आपका पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहां पर आइए। अब हुआ क्या कि इस देसी मंत्रालय या रियासती मंत्रालय या फिर सरदार पटेल के नेतृत्व में, बीपी मेनन के नेतृत्व में दो प्रकार की शर्तें रखी गई, दो शर्तें रखी गई। यहां पर लिखिए जरा, रियासतों के लिए, रियासतों के लिए दो शर्तें रखी गई। अब ये दो शर्तें कौन सी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं दो शर्तें। पहली शर्त है कि भाई जो देसी रियासतें होंगी, जो देसी रियासतें होंगी, यहां पर कर लीजिए, या तो ये पेन चेंज करके इसको ले लीजिए। देसी रियासतों को अपना प्रतिरक्षा, विदेश मामला, मुद्रा, संचार, भारतीय संघ को, मतलब कि यूनियन को सौंपना होगा, भारतीय संघ को सौंपना होगा। क्या ये बातें समझ में आई। यहां पर एक कहा जा रहा है रियासती मंत्रालय के द्वारा जो सरदार पटेल की अध्यक्षता में बनाया गया है, उसमें कहा जा रहा है कि जो देशी रियासतें होंगी ये अपना विदेश मामला, रक्षा मंत्रालय मामला और संचार मामला तथा मुद्रा मामला ये भारत का जो यूनियन है, भारत का जो संघ है उसको सौंप देंगी, मतलब कि केंद्र सरकार को सीधी सी बात सौंप देंगी। इतनी बातें क्लियर।
दूसरा वाला शर्त क्या है? दूसरी वाली शर्त ये कही जा रही है कि 15 अगस्त 1947, ठीक है ना, 15 अगस्त 1947 के पहले सभी देसी रियासतें भारतीय संघ में अपना विलय कर लें। एक दूसरी शर्त ये रखी गई और कहा गया कि अगर आप अपना विलय जो है भारतीय संघ में नहीं करते हैं तो भारत सरकार का रुख बहुत ही कड़ा होगा, ठीक है ना। अगर ये नहीं करते हैं तो भारत सरकार का रुख क्या होगा? बहुत कड़ा होगा। तो एक कुछ क्रोनोलॉजी है जिसको लेकर के आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद आगे चलें। आगे क्या है कि इसका परिणाम आपको दिखाई पड़ेगा, और परिणाम क्या दिखाई पड़ा? ये सब बातें एक परिणाम के रूप में फिर नजर आती हैं, और परिणाम ये हुआ कि लगभग सभी देसी रियासतों ने अपना विलय कर लिया भारत के संघ में। लेकिन 3 देसी रियासतें थी, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, इन्होंने अपना विलय नहीं किया। उसी को आपको परिणाम में लिखना है, ठीक है ना। तो लगभग सभी देसी रियासतों ने भारतीय संघ में अपना विलय कर लिया, किंतु 3 देसी रियासतें जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ ने अपना विलय नहीं किया। मतलब ये तात्कालिक रूप से नहीं किया, बाद में तो विलय होता ही है। तो यहां तक अब बातें समझ में आई। अब एक काम करना, जो 3 देसी रियासतों ने अपना विलय नहीं किया ना, इन 3 देसी रियासतों को लेकर के एक एक देसी रियासतें कैसे विलय करती हैं, उनके बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो एक पहली हेडिंग आप डालिएगा नए पेज से, जम्मू कश्मीर का विलय। जम्मू कश्मीर का विलय। स्वर्ग की वादियां हैं, आप जानते हैं हिमालयी क्षेत्र है, बहुत अच्छा दृश्य है, और उत्पादन के मतलब कि इकोनॉमी के डायमेंशन से भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है जम्मू कश्मीर, सामरिक डायमेंशन से भी बहुत इंपॉर्टेंट, पर्यटन के डायमेंशन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो जम्मू कश्मीर को कैसे हम छोड़ सकते थे? लेकिन आपको पता होगा कि क्लीमेंट एटली के द्वारा एक घोषणा की गई थी कि देसी रियासतों को बंद नहीं किया जाएगा, वो कहीं पर भी जा सकती हैं। तो यहां पर देखिए सिनेरियो क्या है। ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है। अभी यहां पर एक चीज समझना, ये जो जम्मू कश्मीर है ना, यहां की जो जनता थी, जनता, यहां पर जनता लगभग 77% कौन सी जनता है? मुस्लिम जनता है, मुसलमान है। कितने परसेंट? 77। मतलब कि बहुसंख्यक कौन है? मुसलमान है। लगभग 75% ऑफ पॉपुलेशन मुस्लिमों की है, मुस्लिम पॉपुलेशन है। लेकिन यहां पर मजे की बात है कि जो राजा है जम्मू कश्मीर का, जो राजा है, वो राजा हिंदू राजा है। ये राजा कैसा है? हिंदू राजा है। और इस हिंदू राजा का नाम क्या है? राजा हरि सिंह, राजा हरि सिंह, ठीक है ना। अब एक चीज समझना जरा, ये जो राजा हरि सिंह है, राजा
राजा हरि सिंह इन नेहरू के जो है लोकतांत्रिक पद्धति से बहुत डरते हैं। उनका कहना है कि अगर हम लोकतांत्रिक पद्धति में मतलब कि भारत में अपना विलय करते हैं तो नेहरू क्या करेंगे कि हमारे राजा का जो पद है, ओहदा है, वो समाप्त कर देंगे। और दूसरा, इनको एक प्रकार का भय है कि अगर हम पाकिस्तान में अपना विलय करते हैं तो हम सांप्रदायिकरण का शिकार हो जाएंगे पाकिस्तान के। तो दोनों प्रकार से इनको भय था। तो इसलिए ये क्या करते हैं, स्वतंत्र रहने का निर्णय लेते हैं, मतलब कि किसी में शामिल होने का निर्णय नहीं लेते हैं। हम किसी में शामिल नहीं होंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे, अपना खुद का देखेंगे, ठीक है ना। तो एक काम करना, जरा यहां पर थोड़ा सा आप लिखिएगा कि इनको एक तो नेहरू के लोकतांत्रिक प्रणाली, इसका क्या था, भय था। और दूसरा, पाकिस्तान के सांप्रदायिकरण का भय था। सांप्रदायिकरण थोड़ा सा यहां पर बड़ी की मात्रा लगाइएगा, छोटी की मात्रा नहीं, ठीक है ना। तो नेहरू को, राजा हरि सिंह को दो चीजों का भय था, इसीलिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। क्या रहने का, स्वतंत्र रहने का ये क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। अब जब ये स्वतंत्र लेने का निर्णय रखते हैं तो भारत सरकार बहुत ज्यादा प्रयास तो नहीं थी शुरू में, लेकिन पाकिस्तान वाले बहुत ज्यादा इस पर जो है कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। तो एक काम करना जरा, पाकिस्तान अब क्या करती है, आक्रमण की प्लानिंग करती है कि भाई राजा हरि सिंह को जो है पाकिस्तान में विलय कर लेना चाहिए। तो पाकिस्तान की सेना के एक व्यक्ति थे, प्रमुख थे सेना के, अकबर, इनका नाम था मोहम्मद अकबर, ठीक है ना। इस अकबर की नेतृत्व में एक क्या करते हैं, कबीलाई। अच्छा, कबीलाई कौन है, कबीलाई पाकिस्तान की जनजातियां हैं। उन्हीं के भेष में सेना को लेकर के भारत के जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर देते हैं। किसके नेतृत्व में, ये अकबर खान इनका नाम है, लिख लीजिएगा, अकबर खान। अकबर खान के नेतृत्व में जो पाकिस्तान की सेना है, उसने कबीलाइयों के भेष में जम्मू कश्मीर पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और मजे की बात है कि जम्मू कश्मीर पर जब आक्रमण किया गया ना, तो इस जम्मू कश्मीर, प्यारे से जम्मू कश्मीर में हत्या, बलात्कार, जबरदस्त हिंसा की गई इस कबीलाइयों के द्वारा। इस जम्मू कश्मीर में जो है अकबर खान के नेतृत्व में जो पाकिस्तानी सेना ने आक्रमण किया था, उसके नेतृत्व में जबरदस्त हत्या, बलात्कार, हिंसा का सहारा लिया गया। अब आनन फानन में हरि सिंह के द्वारा क्या किया जाता है, भारत से अपील की जाती है कि भारत से इन्होंने सैन्य सहायता की अपील की। किसकी, सैन्य सहायता की। लेकिन यहां पर एक समस्या है। समस्या क्या है कि अंतरराष्ट्रीय विधि व्यवस्था के अनुसार भारत तभी किसी को सैन्य सहायता दे सकता है जब देशी रियासत भारत में या भारत के संघ में अपना विलय कर दे। तो यहां पर है ना, जरा यहां पर जब कबीलाइयों के भेष में पाकिस्तान की सेना ने आक्रमण किया तो सैन्य सहायता की मांग जो है हरि सिंह के द्वारा भारत से की जा रही है। लेकिन यहां पर लिखना जरा, अंतरराष्ट्रीय विधि व्यवस्था के अनुसार, विधि व्यवस्था के अनुसार भारत तब तक सैन्य सहायता नहीं उपलब्ध करा सकता जब तक देशी रियासत भारत में अपना विलय ना कर दे। इतनी बातें क्लियर।
यहां तक क्रोनोलॉजी आपको क्लियर हुआ ना? अब एक काम करना, जरा थोड़ा सा और आगे आइए। अब अगर आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के राजा हैं हरि सिंह, जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री थे मेहर चंद्र महाजन। एक कुछ नाम है आपको याद रखना है, ठीक है ना? यहां पर आइए, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के दो तीन पर्सनालिटी का नाम याद रखना है। एक तो राजा कौन है, एक तो राजा साहब कौन है, तो राजा है हरि सिंह। दूसरा, जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री कौन है, ए मेहर चंद्र महाजन है। बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं मेहर चंद्र महाजन। और यहां पर एक लोकतांत्रिक चर्चित नेता हैं, चर्चित नेता, जिनका नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला को हरि सिंह बहुत पसंद नहीं करते थे, बहुत ज्यादा नहीं पसंद, मतलब कि पसंद ही नहीं करते थे, जेल में ठुसवा दिए थे। और मोहम्मद अब्दुल्ला को, इनको जवाहरलाल नेहरू बहुत पसंद, जवाहरलाल नेहरू ये बहुत पसंद करते थे, ठीक है ना? तो जब मेहर चंद्र महाजन को भेजा गया, हरि सिंह ने मेहर चंद्र महाजन अपने पीएम को भेजा कि जाकर के नेहरू से बात करिए आप। तो नेहरू ने कहा कि हम आपसे क्या बात करें। इन्होंने बातचीत को जो है मोहम्मद अब्दुल्ला पर टाल दिया। किस पर टाल दिया? मोहम्मद अब्दुल्ला पर। और मोहम्मद अब्दुल्ला के ऊपर जो है नेहरू का विश्वास था कि ये व्यक्ति है जो जम्मू कश्मीर का प्रशासन और राजनीतिक व्यवस्था बेहतर तरीके से संचालित कर सकता है। जनता के लोकप्रिय नेता भी थे, जनता चाह भी रही थी इनको। अब क्या हुआ कि मोहम्मद अब्दुल्ला के पास एक मौका ठीक ठाक मिल गया। नेहरू कर रहे हैं कि हम बातचीत किससे करेंगे? मोहम्मद अब्दुल्ला से बातचीत करेंगे। आपसे क्यों बातचीत करें? तो हुआ क्या कि मोहम्मद अब्दुल्ला से जब बातचीत हुई तो मोहम्मद अब्दुल्ला यहीं पर फायदा उठा लेते हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला, इन्होंने क्या कहा कि नेहरू से कि जम्मू कश्मीर के लिए एक स्पेशल दर्जा की बात की। स्पेशल इन्होंने संविधान की बात की और स्पेशल संवैधानिक शासन की बात की। स्पेशल संवैधानिक शासन की बात की। एक कौन मांग कर रहा है? ये मोहम्मद अब्दुल्ला साहब मांग कर रहे हैं। किससे मांग कर रहे हैं? नेहरू से। और मजे की बात है कि नेहरू यहां पर सहमत भी हो रहे हैं। कह रहे हैं ठीक है, कोई बात नहीं, आप जो है स्पेशल दर्जा ले लीजिए, आप स्पेशल संविधान बना लीजिए, आप जो है स्पेशल संवैधानिक शासन भी स्थापित कर लीजिए। इतनी बातें क्लियर? अब एक काम करना जरा, ये जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में लगातार हत्या और बलात्कार के मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं और जो पाकिस्तानी सेना है वो लगातार जम्मू कश्मीर पर कब्जा करती चली जा रही है, ठीक है ना? तो हुआ यूं कि ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र, ठीक है, जम्मू कश्मीर, अब पाकिस्तानी सेना ने इधर अगर आप देखेंगे तो इधर वाला पूरा क्षेत्र जो है कब्जा कर लिया। मतलब कि लगभग 1/3 पार्ट जम्मू कश्मीर की जो क्षेत्र हैं वो पाकिस्तानी सेना या पाक सेना ने इस पर कब्जा कर लिया और 2/3 क्षेत्रों पर जो है ये भारतीय सेना का कब्जा रहा। भारतीय सेना का मतलब कि भारतीय सेना कब जो है सैन्य सहायता के लिए आगे बढ़ती है, यह है जब 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया जाता है। विलय पत्र पर क्या कर दिया जाता है? हस्ताक्षर कर दिया जाता है। मतलब कि जम्मू कश्मीर के विलय का जो है प्रावधान 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके हरि सिंह के द्वारा संपादित किया गया। तब जाकर के भारतीय सेना गई और भारतीय सेना जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान की सेना को जो है बैकफुट पर ला रही थी, लेकिन एक तरफ से इधर से जो है जा रही थी भारतीय सेना, तो इधर से ये लोग फिर से जो है आ रहे थे। तो ऐसे में भारत चूंकि नया नया आजाद हुआ था, भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं थी, भारत में गरीबी और बेरोजगारी का स्तर ज्यादा था। सिचुएशन इस स्तर की थी कि किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था
का मेडिटेशन होना, सॉरी मेडिएटर होना चाहिए इसमें, मतलब मध्यस्थता करनी चाहिए, ऐसा जो है फील हुआ अब देश को। और फिर जो है जवाहरलाल नेहरू साहब क्या करते हैं कि ये 30 दिसंबर 1947 को एक कहां पर चले जाते हैं, यूएन में चले जाते हैं, यूनाइटेड नेशन मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ में चले जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में चले जाते हैं। कब जाते हैं? 30 दिसंबर 1947 को। और 30 दिसंबर 1947 का एक ऐसा सिनेरियो है कि 1/3 पार्ट पर पाकिस्तानी सेना ने अधिकार कर लिया है और 2/3 पार्ट पर भारतीय सेना ने अपना अधिकार रखा है, जम्मू कश्मीर। और मजे की बात है कि जब 30 दिसंबर आ रहा था तो उस दौरान लगभग भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना को जो है बैकफुट पर ला रही थी। और इसी दौरान आनन फानन में जवाहरलाल नेहरू यूएन जाते हैं। अगर थोड़ा सा एक आध महीने का या फिर एक आध हफ्ते का भी अगर टाइम मिल जाता तो शायद ये जो पीओके है ससुरा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिस पर पाकिस्तानी सेना ने अधिकार कर रखा है ना, वो शायद आज का जो समय कुछ और होता, भारतीय सेना ने उस पर कब्जा किया रहता शायद। मतलब मैं कह रहा हूं कि शायद हो सकता है तत्कालिक परिस्थितियां ऐसी रही हों कि जो है नेहरू साहब चले गए हों और जरूरत भी रही हो जाने की। अब यूएन ने क्या किया कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है इस, एक मिनट जरा रुकना, जरा फोन आ रहा है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, पानी इतने समय बंद है, आ जाइए सर। ठीक ठीक, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, नहीं सर पानी नहीं, मैं क्लास में हूँ, क्लास ले रहा हूँ। ठीक सर, आ जाइए। ठीक है ना, अब समझना जरा यहां पर सिचुएशन क्या है कि भाई यूएन यूएन में जाते हैं और यूएन ने क्या किया कि युद्ध विराम की घोषणा कर दी। यूएन ने कहा कि एक काम करिए, जहां जो है उसी पर बना रहे, जहां जो है उसी पर बना रहेगा, वहीं पर वो स्टाफ, उससे आगे बढ़ने की कोशिश कोई भी सेना नहीं करेगी, ना तो पाकिस्तान की सेना ना तो भारत की सेना। ठीक है ना, तो यहां पर आइए, और यूएन के द्वारा युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। युद्ध विराम, इसकी क्या कर दी गई, घोषणा कर दी गई। इतनी बातें क्लियर। अब हुआ क्या कि यूएन का एक फाइनली निर्णय आता है 1951 में। 1951 में इसी यूएन का एक जो है निर्णय आता है, और निर्णय क्या आता है, यूएन के द्वारा बोला गया कि एक काम करिए, आप लोग जनमत संग्रह करा लीजिए, जनमत संग्रह करा लीजिए। और जनमत संग्रह करा करके, जहां पर जनमत संग्रह हो, जनमत संग्रह मतलब कि जन जहां पर जो है जाना चाहे जनता, वहां पर अपना विलय कर सकती है। अब ये और एक प्रकार की दुविधा आ गई, और कहा गया कि जो पीओके वाला क्षेत्र है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाला, मतलब कि जो 1/3 पर ये जो पीओके है, यहां पर ये जो श्रीनगर है, श्रीनगर श्रीनगर इस श्रीनगर प्रशासन को जिम्मेदारी दी गई कि जनमत संग्रह पीओके में श्रीनगर प्रशासन करवाएगा। अब यहां पर जो मुस्लिम जो पाकिस्तान है उसने मानने से इनकार कर दिया। उसको लगा कि यार जम्मू श्रीनगर तो भारत के हिस्से में है, ये लोग कहीं न कहीं कुछ घपला वगैरह कर लेंगे, तो इनको डर था, इसीलिए पाकिस्तान ने मना कर दिया। और जब पाकिस्तान ने मना कर दिया तो जो ये सिचुएशन है 1/3 पीओके की और 2/3 भारत के जम्मू कश्मीर की, ये अभी भी एज इट इज बनी हुई है। और आगे थोड़ा सा आइए, आगे आएंगे तो आपको जो मोहम्मद अब्दुल्ला ने कर रखा है, वो अब्दुल्ला साहब के द्वारा, शेख अब्दुल्ला नाम था कि मोहम्मद अब्दुल्ला, ऐसे कुछ नाम था, ठीक है ना। तो जो मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने कर रखा है ना, इसके लिए फिर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, अब ये जो जम्मू कश्मीर है, इसके लिए संविधान सभा, इसकी बैठक, पहली बैठक होती है, फर्स्ट मीटिंग होती है 1951 में। इतनी बातें क्लियर। यही जम्मू कश्मीर की जो संविधान सभा है, संविधान सभा, अब ये क्या करती है कि फरवरी 1954 में इसी जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने जम्मू कश्मीर का विलय विलय भारत संघ में स्वीकार किया।
भारत संघ में स्वीकार किया। क्या स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ रहा है? आप सिविल के स्टूडेंट हैं, इतनी गहराई आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का जो संविधान है ये पूरी तरह बन करके तैयार हो गया। जम्मू कश्मीर, इस जम्मू कश्मीर का जो संविधान है ये 17 नवंबर 1957 को, 17 नवंबर 1957 को जम्मू कश्मीर की जो संविधान सभा है इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित कर लेती है, अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित कर लेती है। लेकिन जो जम्मू कश्मीर का संविधान है ये लागू कब किया गया? तो लागू ये 26 नवंबर 1957 को किया गया। इतनी बातें क्लियर? तो ये जम्मू कश्मीर, देखिए पहला चीज कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 1951 में। फरवरी 1954 में इन्होंने जम्मू कश्मीर का विलय स्वीकार किया। किसने? यहां की संविधान सभा ने, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने। भाई शेख अब्दुल्ला से ये सारी बातें हो रही थी ना, शेख अब्दुल्ला ही नाम था, मोहम्मद अब्दुल्ला नहीं, शेख अब्दुल्ला कर लीजिए। शेख अब्दुल्ला से ये सारी बातें हो ही रही थी कि वो मांग भी कर लेते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल संविधान, स्पेशल दर्जा और स्पेशल संवैधानिक शासन। तो इसीलिए संविधान सभा गठन, संविधान सभा का जो है फिर विलय का स्वीकार किया जाना, है ना। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर संविधान सभा ने 17 नवंबर 1957 को अंगीकार कर लिया, अधिनियमित कर लिया, मतलब संविधान को स्वीकार कर लिया। फिर लागू कब किया गया इसके संविधान को? 26 नवंबर 1957 को। एक सब क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और मजे की बात है कि बख्शी गुलाम मोहम्मद को प्रधानमंत्री बनाया गया। यहां पर जम्मू कश्मीर के बख्शी गुलाम मोहम्मद, इनको क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री। और युवराज कर्ण सिंह थे इन्हीं के लड़के, किनके? हरि सिंह के लड़के थे युवराज कर्ण सिंह, युवराज कर्ण सिंह। तो युवराज कर्ण सिंह को सदर ए रियासत बनाया गया, सदर ए रियासत। सदर ए रियासत मतलब होता है राष्ट्रपति, मतलब कि जम्मू कश्मीर का क्या? राष्ट्रपति बनाया गया, राष्ट्रपति बनाया गया। किनको? युवराज कर्ण सिंह को। तो एक कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। और जब जम्मू कश्मीर का संविधान जो बना वो जो है भारत के संविधान का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 370, इसके तहत स्पेशल दर्जा प्रदान किया गया था। किसको? जम्मू एंड कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है ना। फिर उसके बाद सुनना जरा, ये जो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल दर्जा प्रदान किया गया, और एक चीज और भी आपको पता होनी चाहिए थोड़ा सा, यहां पर एक अनुच्छेद और है, अनुच्छेद 35A। अनुच्छेद 35A में जो जम्मू कश्मीर के नागरिक थे, इन जम्मू कश्मीर के नागरिकों को विशेष जो है, विशेष प्रावधान किया गया था इनके लिए, कि मतलब कि जैसे वहां पर जमीन वगैरह अगर खरीदनी है तो जम्मू कश्मीर के ही केवल नागरिक वगैरह खरीद सकते हैं, और जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है उसको अपने नागरिकों को विशेष अधिकार देने का प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 35A के तहत। यहां पर अनुच्छेद 70 के तहत, 370 के तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल दर्जा, दूसरा अनुच्छेद 35A के तहत जम्मू कश्मीर के नागरिकों को विशेष प्रावधान दिया गया था। अब हुआ क्या कि पूरा सिनेरियो समझिएगा, पूरा सिनेरियो आपका ये है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का स्पेशल दर्जा अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A समाप्त कर दिया गया, और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित
प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में परिवर्तित कर दिया गया। ये आज का पूरा सिनेरियो हमने आपको बता दिया, ठीक है ना। मतलब कि अब जो है जम्मू कश्मीर कोई राज्य नहीं, बल्कि ये जो है अब एक 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इसको तब्दील कर दिया गया है। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पूरा मामला हमने आपको पूरा डिटेल से बताया, किसी प्रकार का आपको कंफ्यूजन नहीं बाबू होना चाहिए, ठीक है ना। पूरा सिनेरियो पूरा डिटेल से बताया गया है। तो एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा, फिर आपको आसानी हो जाएगी क्लास को जो है पकड़ते समय, क्लास के जो है प्रावधानों को कैच करते समय। आज के लिए इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं। हैदराबाद जूनागढ़ को खत्म करेंगे, फिर धीरे धीरे हम राज्यों के पुनर्गठन की बात करेंगे तार्किक आधार पे, ठीक है ना। तो आपने मुझे सुना, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। नोट्स वगैरह जरूर से जरूर आप बनाते रहिए, ठीक। धन्यवाद।